इसमें तो बहुत सारे बैचेज हैं, अचीवर, फाउंडेशन बिल्डर, टारगेट। उन सब बैचेज को शायद मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, उन लोगों ने नहीं देखा होगा मुझे। चलो कोई नहीं। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे बोर्ड के हिसाब से। जेई के हिसाब से इस चैप्टर को कम से कम 6 से 7 लेक्चर में पढ़ाते हैं। बोर्ड के लिए एक लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। तो जो जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है और जो जो मुझे महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, ये सब मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए एक लेक्चर से कम, 2 घंटा से कम, 1.5 घंटा सफिशिएंट है। ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Flow of charge particles inside the conductor is known as electric current. Yes. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Yes, sir. तो जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं, मीन्स आई इज डी क्यूब बाई डी टी, ठीक है। और एवरेज फॉर्म में लिखें तो अगर डेल्टा क्यू अमाउंट डेल्टा टी टाइम में गया तो ये एवरेज करंट होगा। और ये इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? Ampere. एम्पियर्स। कूलम्स पर सेकेंड को एम्पियर्स कहते हैं। ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझते हो? हाँ सर। ये वही है। क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जो भी समझते हो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और चार्ज जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो हम लोग चार्ज कहते हैं, ये चार्ज क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। तो करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के कारण हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के कारण हो सकता है, पॉजिटिव आयन के कारण हो सकता है, नेगेटिव आयन के कारण हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ जो मैंने लिख दिया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इस चार्ज का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह का जो भी होगा उसके करंट को हम लोग उसके फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है? Sir, one which allows current to flow through. सर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते तो करंट पास। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ कंडक्टर से फ्लो होता है। मतलब कंडक्टर को हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा।
समझे आप लोग? हाँ सर। यस सर। सर दूसरा सर दूसरा फैक्ट है इसमें। हाँ बोलो बोलो। सर वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है करंट? करंट स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ सर। सर एक सेकंड स्लाइड नीचे करिए ना। नहीं रुको अभी। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, और क्यों स्केलर है? फिर वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं नहीं करते। फॉलो करते। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डजंट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। अब क्या होता है कि किसी भी, जैसे ये एक कंडक्टर है सिलेंडर, इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही हम इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब हाँ सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उल्टा लगेगा। इधर नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से तो सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जो ब्लू वाला डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया है ना। यस सर। हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो कन्वेंशनली जो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। यस सर। तो ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बोलेंगे। तो हम यस सर। बोलेंगे इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये यस जो सर। रेड लाइन है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो। नो सर। एकदम सिंपल कहानी है यहाँ तक। हाँ सर। यस सर। कॉपी करो इस सिंपल कहानी को। ओके सर।
Sir, done. Mr. Done. Sir, done. लिख लिया सबने? हाँ यस सर। सर ये डायग्राम में आई के है आई करंट है, सर जो नीचे लिखा है नीचे एल है, डायग्राम में। ठीक है। सर वो है क्या? एल एल लेंथ ऑफ नहीं सिलेंडर, सर उसके ऊपर लिखा है। आई करंट। क्या चाहते हो? सर ये कंडक्टर के ऊपर लिखा है वो। ये ना, यस सर। आई 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 इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes. अब एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। जी, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया, डिफाइन किया गया। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, बट करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया। तो अगर करंट आई फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये करंट होगा। मतलब करंट डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो करंट per unit area of a conductor flowing perpendicular to it is called current density। तो किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ये मान लो एक कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सिलेंडर ही पकड़ लो थोड़े 2 मिनट के लिए। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला जो वेक्टर होगा ये इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। और अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है ऐसे आई, ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर अगर ए है, सो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन तो होता है ना। तो ये अगर करंट है, ये एरिया वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये करंट से अगर थीटा एंगल बनाता है, मतलब ये जो करंट आई है ये ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलरली जा रहा है। तो ये जो करंट डेंसिटी जे है हमारा, या करंट आई है हमारा, ये हो जाएगा जे इंटू ए कॉस थीटा, विच इज नथिंग बट जे डॉट ए। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये याद रखना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है
बट करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक करंट के नेचर को समझने के लिए। एक दूसरा स्मॉल कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट मतलब स्पीड। करोगे? नहीं, रुको अभी। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? तो जैसे इसी में देखो, इस कंडक्टर के दोनों एंड पर अगर हमने बैटरी लगा दी और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अभी देखा था हमने कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे। हाँ सर। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर, इस इलेक्ट्रॉन क्या है? दिखता नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी को दिखता तो है नहीं, नहीं दिखते सर। दिखता नहीं क्या है? तो यहाँ पर अगर हम एक एमीटर लगा दें तो इस एमीटर में करंट की रीडिंग दिखेगी। तो करंट की रीडिंग दिख रही है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन किसी न किसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो ये जिस स्पीड से मूव कर रहे होंगे उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, है ना। बट इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन हम देख नहीं सकते। हाँ, उसको उसका इफेक्ट, दैट इज इस एमीटर में करंट की रीडिंग, वो हम देख सकते हैं। तो इस करंट के रीडिंग को जस्टिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होगा उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। समझ आया? सर क्या फिर से एक बार? द स्पीड विथ विच free हाँ electrons of a conductor are supposed to be moving in order to flow a current is called its drift speed. ओके सर। ठीक है? यस सर। तो सर वापस बताओ वापस बताओ क्या? डेफिनेशन। The speed with which free electrons of a conductor are assumed to be moving in order to produce current I is called drift speed. ये एक एक डेफिनेशन हुआ ड्रिफ्ट स्पीड का। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से ड्रिफ्ट स्पीड कितना होगा कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो ये जो कंडक्टर है हमारा, जिस कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और करंट I फ्लो हो रहा है, तो कैपिटल N, ध्यान से देख, इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। L को बोल देते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन A इंटू L। इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर बोल सकते हैं।
कॉमन हाँ। सेंस है ये, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल देते हैं। अब अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो करंट आई क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, ऐसा होगा। हाँ सर। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये टोटल चार्ज हुआ। हाँ यस सर। तो ये टोटल चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एल लेंथ जो कंडक्टर का है वो फ्लो होने में अगर डेल्टा टी टाइम लगता है, तो मैं इसको देखो ऐसा लिखना चाहता हूँ, डी एन इंटू ई अपॉन, इस डी टी को लिख सकते हैं लेंथ एल, लेंथ एल अपॉन स्पीड वी डी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यस सर। से एल लेंथ को फ्लो करने में जो टाइम लगेगा, और ये टोटल चार्ज हो गया, एन इंटू क्यू टोटल चार्ज हो गया ना, यस सर। टोटल चार्ज इतना है और टोटल टाइम फ्लो होने में इतना लगता है, तो यही करंट होना चाहिए। हाँ सर। तो यहां से देखोगे ध्यान से, एन इंटू ई इंटू वी डी अपॉन एल इज आई। इसको एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आई ए इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वी डी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए अपॉन एल इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ऐसा इसलिए किया कि ये टर्म स्मॉल एन बन जाए, है ना। हाँ सर। तो हाँ सर। तो ये मेरा हो गया कुछ ऐसा, स्मॉल एन इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू ड्रिफ्ट स्पीड इज आई, ठीक है। अब ये जो आई है अपॉन ए इज एन ई वी डी, ये करंट डेंसिटी हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखे थे। यस सर। तो करंट डेंसिटी इज एन इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। फटाक से इसको कॉपी कर लो। सर वो ऊपर का डायग्राम दिखाओ। यहाँ से बचा है ना, ड्रिफ्ट स्पीड यस सर। करंट डेंसिटी से बचा है। सर ऊपर का भी बाकी था एक। नहीं, कहाँ बाकी था, यहाँ से बाकी है। हाँ सर। सर सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सिंबल है वो स्मॉल एन है ना? हाँ, सर बोलो। सर वो करंट डेंसिटी का डायग्राम एक बार सर जूम करोगे, नहीं दिख रहा है सर, खाली 1 मिनट के लिए।
Done, sir. सर आपने ए में एरिया ऑफ क्या लिखा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके सर। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड एक ही है। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्वाइप कर सकते हैं प्लीज? सर बोलो। सर थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डेरिवेशन है उसके थर्ड स्टेप पे क्या किया है? हमें वो रीड करने नहीं। सर वो वीडी ड्रिफ्ट स्पीड है ना? ओके समझो। सर बोलो बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड एक ही है। क्या, जोर से बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड एक ही है। हाँ। ओके। सर बोलो बोलो बोलो। सर आप एक मिनट के लिए वो ड्रिफ्ट स्पीड का डायग्राम दिखा सकते हैं? वो तुम लोग गजब है यार। सर एक ही मिनट है। Done, sir. हो गया। नहीं सर हाँ सर, एक मिनट। सर ड्रिफ्ट स्पीड की डायग्राम में कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर।
चलो सर ऊपर थोड़ा बाकी है। और लिखते रहो, तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा 1 घंटे में ना होगा। तो सॉल्व करो जल्दी। दो मिनट का टाइम है बस। हो गया सर। हाँ सर। सर डन। All done. हो गया सबका? यस सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। So drift speed and relaxation time. ऐसे समझो, होता क्या है, कंडक्टर के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। जैसे ही हम लोग बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, ये सब अलाइन हो जाते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली कि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज करना चाहिए, मतलब करंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन करंट तो कांस्टेंट रहता है ना। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आया है एमीटर में, जो रीडिंग आई है, उस एमीटर के रीडिंग के हिसाब से जो थ्योरी जस्टिफाई होती है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो अभी जो ऊपर वाला थ्योरी जस्टिफाई हुआ वो सिंपल है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सपोजिटली assumed to be moving with constant speed and that constant speed is drift speed. बट ये थ्योरी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी। तो मैकेनिक्स के कॉमन सेंस से इस थ्योरी को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो एक नया थ्योरी दिया गया जिस थ्योरी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम का थ्योरी। इस नए थ्योरी के हिसाब से क्या है कि कंडक्टर में करंट जो अपना फोर्स वगैरह है मैकेनिक्स का उसके हिसाब से मूव कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बिटवीन दो कोलिजन के बीच का सक्सेसिव टाइम है, उस टाइम में को मान लो हम लोग कुछ भी कह देते हैं, आई मीन कुछ भी मीन्स उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ यूज करने की कोशिश करें, दोनों थ्योरी को एक साथ का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये समझिए, ऊपर जो कंडक्टर था वो ऐसा है, देख ध्यान से। तो हम अपनी थ्योरी जो ऊपर पढ़े थे उसके हिसाब से देखें तो L शुड बी इक्वल टू VD इंटू टी, यही होना चाहिए, यही यूज किया। यस सर। अच्छा, जो हम कॉमन सेंस देखें उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये फोर्स होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, यस यस तो ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इस एक्सेलरेशन के हिसाब से अगर मैं लिखने जाऊं तो मेरा L शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू एक दूसरा सिंबल देते हैं टाउ, ऐसा होना चाहिए। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ सर। हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। हाँ इन सर, दो वो सिंबल बताना। क्या वो टी टाउ पढ़ते हैं, उसको टी समझ लो तुम, वैसे सिंबल एक्चुअल है टाउ, ठीक है। स्क्वायर दिया क्या सर? क्या, स्क्वायर है वो? हाँ हाफ AT स्क्वायर, तो टाउ का स्क्वायर हुआ हाँ ना। ओके। ठीक है, हाँ सर। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें और दोनों को एक साथ कंबाइन करें, ऐसे समझो, दैट इज फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू हाफ E इंटू E अपॉन M इंटू टाइम टाउ का स्क्वायर, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। यस सर यस सर। ये कैंसिल हुआ, तो यहां से हम लिखेंगे टाउ T इज इक्वल टू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय VD। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलैक्सेशन टाइम। सर रिलैक्सेशन टाइम वापस समझाओ। रिलेशन बिटवीन drift speed and relaxation time, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, हालांकि इतना कुछ तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, बट ठीक है चलो। जल्दी से कॉपी कर लो।
डन सर। डन। ओम्स लॉ तो इसको सर एक सेकंड, पढ़े हो? एक मिनट, ऊपर ठीक है लिखवा रहा हूँ। सर कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर डिवाइडर में, क्या? डिनोमिनेटर में क्या है? क्या डिनोमिनेटर में क्या है? कहाँ? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय मास m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर वो जो सिंबल है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या? वो जो सिंबल है ना टी स्क्वायर की जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। सर टाउ तो टॉर्क का सिंबल होता है ना? एक ही चीज का बहुत सिंबल होता है। अब इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है और दुनिया में 10 लाख चीजें हैं, तो सिंबल रिपीट होगा ना। हाँ सर। तो फिर ये कोई बात नहीं, जहाँ जैसी जरूरत होगी वैसा बोलेंगे। जो तुम्हारा नाम है वो दुनिया में 50 लोगों का नाम होगा ना। हाँ तो ये थोड़ी ना यस सर। किसका है तो किसी का नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो। हाँ सर। यस सर। तो यहीं तक तुम्हारा लाइफ मुश्किल है, इसके बाद का लाइफ तुम्हारा बहुत आसान है, क्योंकि इसके बाद बहुत इजी इजी चीजें हैं जो तुम लोग जानते हो। जैसे ओम्स लॉ पढ़े हो? हाँ हाँ सर। यस सर। क्या होता है? The current The Potential current is difference directly is that is proportional to the proportional to potential current. difference applied to its directly two proportional ends. to the potential difference applied across the chain. सर, डेफिनेशन नहीं आता। वेरी गुड, चल देख इधर। अभी हम लोग देखे थे करेंट डेंसिटी J इज इक्वल टू N इंटू E इंटू VD, ऐसा देखे थे। हाँ सर, देखे थे। तो इसको लिखेंगे N इंटू E और VD अभी हम देखे तो E टाउ अपॉन 2m, ऊपर में E इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ अपॉन 2m, ऐसा। तो N E स्क्वायर कैपिटल E अपॉन 2m इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज करंट डेंसिटी J। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट I क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट I हो जाएगा N E स्क्वायर कैपिटल E अपॉन 2m इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टाइम टाउ, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो I इज इक्वल टू, थोड़ा और ठीक कर देते हैं, N इंटू E स्क्वायर इंटू कैपिटल E अपॉन A 2m और ये टाउ, ये हमारे पास है। तो ये E को छोड़कर जो टर्म है हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला E है, उसको छोड़कर ये जो हमारा टर्म है, अगर इस टर्म को ध्यान से देखोगे तो यही तुम्हारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का नाम सुने हो कि नहीं? सुना है सर, सुना है रेजिस्टिविटी। सुना है सर। अरे वाह, हाँ तो ठीक है।
ये जो टर्म है ये वाला, ई और ए को छोड़ दो, जो मैं सोच रहा हूँ तुमको को थोड़ा पीछे कर देता हूँ मैं, तो तुम लोग ये जो टर्म है तुम्हारा ये, इसमें भी थोड़ा इसको टाउ, वही चीज लिख रहा हूँ, खाली आगे पीछे कर रहा हूँ। ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये जो टर्म है, इतना इसको कि बार बार इतने बड़े टर्म को लिख के लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो अब इसकी जगह अगर मैं सिग्मा पुट कर दूं तो देखो, तो ये हो गया I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, दैट इज सिग्मा इंटू एरिया ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यस सर। हाँ सर। तो सिग्मा इंटू एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ एल, हाँ सर। है ना। तो ये हो गया V अपॉन एल बाई सिग्मा ए इज I, है ना। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। स्कूल में इतना पढ़े होगे। हाँ सर। तो मैं फिर इसको लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन रो L बाई A। तो ये जो टर्म है रो L A, ये सब तो मटेरियल का कांस्टेंट है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रो इंटू L अपॉन A, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन रेजिस्टेंस, R आ गया, ये आपका ओम्स लॉ है। समझे मेरी बात। यस सर। ये आपका हो गया ओम्स लॉ। ये जो बीच बीच के टर्म है वो समझना होगा, रेजिस्टेंस रो L बाई A, resistivity reciprocal of conductivity, and conductivity is nothing but electron density E square अपॉन, देखो सब कुछ कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक मास सब कांस्टेंट है। अब हर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम, ये अलग अलग होगा, डिपेंड करता है कितना क्राउडेड है। तो ये सब मिला के मटेरियल का कांस्टेंट हो जाएगा। चमका कुछ जल्दी से कॉपी कर लो। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ है ना। हाँ, पोटेंशियल भी डिफरेंस अपॉन लेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. दो तीन चीज देखो। सबसे पहला, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बढ़ जाते हैं। सो आर जैसे रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। दिख रहा है? टेम्परेचर Yes, sir. इंक्रीज हाँ करने सर अभी आया। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तब T टाइम यहाँ हो जाएगा, ऊपर थीटा कर देता हूँ टेम्परेचर को। सर रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि क्या? रेजिस्टिविटी शायद मटेरियल पर डिपेंड करता है। हाँ, तो उसी मटेरियल में किसी ज्यादा टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको यूज करके बहुत सारे नाम सुने होंगे, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ये सब बहुत सारे थर्मोमीटर मेजरिंग स्केल बनते हैं इस बात को लेकर। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर को टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्केल हैं जो इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। दैट इज उससे हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस को बैक कैलकुलेट करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, ये हुआ।
दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये तो पढ़े होगे स्कूल में तुम लोग, सीरीज पैरेलल ये सब। यस हाँ सर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यहाँ से तुम लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, फटाफट कर देता हूं। बोर्ड के लिए, वैसे इलेक्ट्रिक करंट में जेई में हम लोग बहुत पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो ऐसे नहीं होगा। ये दिख रहा है सीरीज में। यस हाँ सर। तीन चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। दूसरी बात है, करंट तीनों में सेम होगा। हाँ करंट थ्रू each resistances joined in series are equal नहीं, same, in fact are same। ध्यान रहेगा। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तीसरा, इस डायग्राम में जो V1 V2 V3 दिख रहा है वो बैटरी के V के बराबर होगा, सबका सम। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये भाई साहब कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सर पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, एक ऊपर एक नीचे। R1 R2 by R1 plus R2 होता है। फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने। तो एक तो चलो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 सो ऑन सो फोर्थ, ये सबको मालूम है। जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है हाँ सर। ना, ये कहना चाह रहा था। सो पोटेंशियल डिफरेंस across each resistances joined in parallel is equal। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत? नो सर। No. नो सर। तीनों में जो टोटल करंट होगा ये तीनों के इंडिविजुअल करंट का सम होगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो।
डन सर। सर डन। सर डन। लिख लिया सबने? यस। यस सर। ओ सर 1 मिनट। यस सर डन। सर डन। सर डन। सर शो तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक है सामने में? यस नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? है सर। पार, पार क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी स्पेंट। रेट ऑफ वर्क डन। यहाँ पर पार क्या होगा? रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्यू जो मूव कर रहा है, दैट इज v into dq by dt. dq by dt is nothing but current, so v into I, ये पावर हो गया। तो पावर का एक फॉर्मूला P इक्वल टू v इंटू आई हो गया। दूसरा v को IR लिख दोगे तो पावर P को हम I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, है ना? यस तो सपोज कोई बल्ब है और उस बल्ब की रेटिंग कुछ ऐसा दिया हुआ है, बल्ब में मान लो लिखा हुआ है, अच्छा पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट वॉट। हाँ, जूल पर सेकेंड, जिसको कि वॉट कहते हैं। तो मान लो कोई बल्ब है, उसमें लिखा हुआ है 60 वॉट 220 वोल्ट। अगर किसी बल्ब की ये रीडिंग लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी निकलेगा अगर हम 220 वोल्ट देंगे तब, है ना? यस सर। तो 60 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। तो यहाँ से मुझे आई मिल गया 60 अपॉन 220। यार को उससे अच्छा एक और तरीका, यहीं से एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं। आई को v बाई आर अगर लिख देंगे तो पावर p v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, हाँ सर है ना? समझ आया कैसे? यस यस सर। इसमें क्या पुट किया? इसमें v इज इक्वल टू आई आर पुट किया तो ये मिल गया। इसमें I इज इक्वल टू v बाई आर पुट किया तो ये मिल गया, है ना? तो अगर कहीं 60 वॉट और 220 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? P अपॉन v स्क्वायर, दैट इज 60 अपॉन 220 स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब मिल जाएगा। बोलो, यस सर। है ना? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो। सर रेजिस्टेंस v स्क्वायर का p होना चाहिए ना? क्या? रेजिस्टेंस v स्क्वायर का p होना चाहिए या फिर ऊपर उल्टा लिखा? हाँ रेजिस्टेंस, अच्छा ओके ओके, मैं उल्टा लिख दिया, v स्क्वायर बाई पी। वहां से देखो ना, मतलब 220 वाला टर्म ऊपर जाएगा ऐसा, 220 का स्क्वायर अपॉन 60 ऐसा, जो भी आ जाए, मैंने रैंडमली कोई नंबर ले लिया, इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा।
मैं कहा तुम लोगों के सामने टेक्स्ट बुक दिख रहा है किसी के पास? ज्योतिष के पास। हाँ? सर है। टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस दिख रहे हैं कुछ? यस सर। हाँ सर। तो टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे सर्टेन। आपने जूल भाई क्या लिखा है? क्या? जूल पर सेकेंड। ओके सर। मैंने बोला टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिख रहा है, 4 क्वेश्चन है। बहुत है अरे बेवकूफ, बहुत क्वेश्चन है सर। अरे गधे सुन, बहुत बहुत हाँ सर वैसा है, हाँ, सब क्वेश्चन। वैसे 4 क्वेश्चन होंगे हाँ जिसमें क्वेश्चन 1 में शायद 7 8 क्वेश्चन 1 में है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। और उसी तरह 2 में होंगे 2-3, फिर ऐसा ऐसा करके हाँ बहुत सर, सारे 3 है। क्वेश्चन हैं, यस सर। है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो ये सब सॉल्व होंगे आसानी से। खैर बाद में, उससे पहले 1-2 और छोटी छोटी चीजें हैं वो कर देता हूँ। ये हो गया, यस। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ हो गया, यस सर। यस यस सर। ठीक। अब आते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये भी स्कूल में देखा था, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस लोग। यस। नहीं, नो सर। नो सर। नो सर। हर चीज में तुम लोग नो नो, कोई नहीं। एक्चुअल रेजिस्टेंस मार्केट में देखने जाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, खरीदने जाओगे तो। इसमें दिख रहा है येलो कलर के ऊपर अलग अलग कलर का बैंड। यस सर। यस सर। यस सर। ये बैंड का कलर देखकर हम लोग बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस का
वैल्यू कितने ओम के बराबर होगा, है ना। Yes. और हर कलर के क्रॉसपॉन्डिंग कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये साथ में ये टेबल आपको रखना है बोर्ड के लिए, जेईई में से नहीं पूछता है, ये बोर्ड वालों का कहानी है। तो ये हर कलर के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, जैसे ब्लैक, और वैल्यू भी रखना इसलिए आसान है क्योंकि ये ऑर्डर देखो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है। ये जो ऑर्डर है वही 10 रेज टू पावर का फैक्टर है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये ऑर्डर याद करना और कुछ नहीं। ये जो 1 to 9 0 to 9 का ऑर्डर है ना, ये अगर ऑर्डर याद हो गया तो आपका काम चलेगा, है ना। सर मतलब अगर व्हाइट कलर का बैंड होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 10⁻⁹ ओम होगा। वैल्यू बताता हूँ कैसे लिखते हैं, बट ये ऑर्डर पहले आप अगर याद हो गया तो इस ऑर्डर को देखकर इधर से देखते जाएंगे ए बी सी डी, कहां पर कौन सा है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे मान लो क्या मानोगे, ऐसे समझो कि एक एग्जांपल से, सपोज ब्लू ब्लैक येलो है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक 3 बैंड रजिस्टर में तुमको ब्लू ब्लैक येलो दिख गया, है ना। इधर से देखते गया ब्लू ब्लैक येलो 3 कलर दिखा। ब्लू Yes. हाँ, ब्लू का ऑर्डर कौन सा है, ब्लू इस ऑर्डर में कहाँ दिख रहा है, 6। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो पहला ब्लू, ये 6 दिख रहा है तो इसको ए। ब्लैक का ऑर्डर 0 होता है तो 0, उसके बाद येलो है उसका ऑर्डर 4 होता है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो ऑर्डर है देखोगे यहाँ पर, तो ए और बी में फिगर लिखा है और सी में मल्टीप्लायर लिखा है। हाँ सर। हाँ सर। तो 6 फिगर हुआ, 0 फिगर हुआ, है ना। और जो थर्ड बैंड हो गया येलो 4, वो मल्टीप्लायर हुआ, ठीक है। तो ए का 6, बी का 0 और 10⁻⁴, ये हमारा इतना ओम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई। तो 6 × 10⁻⁴ क्यों 0 हो जाएगा ना, 6 × नहीं बेटा, इसमें वैसे नहीं करते हैं इसमें वैसे एक दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, रुको। इसमें ब्लैक नहीं हो वाला एग्जांपल देखता हूँ। सर सर आपको R = AB × 10⁻⁶ कैसे आ रहा है? क्या सर R = AB × 10⁻⁶। पता नहीं बेटा, इतना नहीं आता मुझे। अरे गधे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ने के लिए ये पैटर्न बनाया गया। या तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर वैल्यूज का लिख दो नाम कि कितने ओम का कौन है, नहीं तो ये कलर कॉम्बिनेशन देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू पहचानी जाती है इंटरनेशनली हर जगह। तो उसमें जो पैटर्न फिक्स किया वो ये कि फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, 5-6 बैंड के भी होते हैं, आपको 3 बैंड का ही पढ़ना है। इस 3 बैंड के कलर देखो, कलर के हिसाब से उसकी नंबरिंग देखो और उसके नंबरिंग के हिसाब से अरेंज कर दो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। ये एक पैटर्न है, ये कहीं से फॉर्मूला आया है ऐसा नहीं है। ओके सर। समझा मेरी बात, ये कहीं से फॉर्मूला आया है ऐसा नहीं है। अच्छा, यस सर। जिन लोगों को लग रहा है कि ये 0 का क्या हुआ, तो ये ऐसा है, ये ए बी का मतलब A × B नहीं, ऐसा समझो, A.B डेसिमल। So this is 6.0 × 10⁻⁴.
समझे मेरी बात? यस है ना? लिख लो इसको। सर ये हाँ। हम लोग ABC बैंड्स का नेमिंग मतलब किस साइड से करते हो रजिस्टर पे? लेफ्ट साइड से दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर, तो फिर ये जो कोई भी रजिस्टर में लेफ्ट साइड से करते हैं हम लोग इसका ये नेमिंग। हाँ सर, बट पता कैसे चलेगा उसका लेफ्ट और राइट कैसा है? ये डायग्राम में दिख रहा है मोटा पतला कहीं से। अच्छा, पतले से राइट मोटा। साइड ओके पतला मतलब मोटा। हाँ। ओके वैसे। गैप इंक्रीज हो, बैंड के बीच का गैप देखोगे ना तो आगे बढ़ते हुए इंक्रीज होता रहता है। अच्छा ठीक है, तो वो ABCD का तुम्हें रखने की जरूरत नहीं, वो पता रहेगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। वो ऑर्डर दिया रहेगा ब्लू ब्लैक येलो या ऐसा कुछ लिखा रहेगा। जैसे इसमें ब्लू ब्लैक येलो का ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब ये ABCD ऐसे। तो कुछ और छोटा वाला ढूंढता हूँ तुम लोगों के बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे में मैंने देखे हैं दिए हुए। एक बुक का ही क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सर हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे थोड़ा? तो पावर लिखना बाकी है क्या? नहीं सर, हो नहीं रही सर। कलर कोडिंग से ही बाकी है ना? है। यस सर। हाँ सर सर आर सर आर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 10 टू द पावर सी को फॉर्मूले की तरह याद रखें। क्या? आर ए बी इंटू 10 टू द पावर आर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 10 टू द पावर सी को फॉर्मूले की तरह याद रखें। हाँ, जैसे एक और तरीका दिखा दो। मान लो, समझो ये जीरो के साथ खाली इशू है, अदरवाइज जैसे मान लो तुम्हें, सब लोग समझो, कहीं लिखा हुआ है, दूसरा तरीका बताता हूँ। ये 3 बैंड का है, 4 बैंड का भी होता है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 330 ओम, ऐसा लिखा हुआ है, तो देखो हम लोग कैसे सोचेंगे। हम लोग ऐसे सोचेंगे कि इसको ऐसे अरेंज करें, तो इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻1 ओम लिखेंगे ऐसा। यस सर तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे 3 तो 3 किसका है? ऑरेंज। मतलब ये जो होगा रजिस्टर वो ऐसा होगा, ऑरेंज, फिर ऑरेंज, और फिर ब्राउन, ऐसा होगा। तो ठीक उल्टा, कभी रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कलर कैसा उसका होगा निकालना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये जो सर वो ए बी, सुनो चुपचाप,
AB इंटू 10⁻⁶ वाला जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न में जीरो नहीं कंसीडर करते हैं, बट उसके बाद बाकी सब कुछ कंसीडर करते हैं। समझे नहीं समझे? जैसे बी में Yes. ब्लैक का जीरो रहेगा तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन जीरो के अलावा कोई नंबर रहेगा तो जैसे इसमें 33 है, मतलब ऑरेंज ऑरेंज है, हम इसको ये नहीं लिखेंगे 3.3 इंटू 10⁻²। से बहुत लोग ये सोच सकता है कि सर मैं इसको 3, तो डेसिमल में नहीं लिखते। पहली बात रूल, डेसिमल में नहीं लिखते और जीरो कंसीडर नहीं करते। ये दो बात खाली ध्यान रखो। जैसे ठीक है, 4 बैंड के भी आते हैं। 4 बैंड के जब आएंगे जिसमें ABCD सब रहेगा, तो जो 4th बैंड है ना उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। जैसे देखो बताता हूँ, कभी कभी 4 बैंड का भी रहता है। 4 बैंड का मतलब ऐसा, इसी में बताता हूँ। ऑरेंज, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन और सिल्वर, ऐसा दिख गया तो 4th में एक सिल्वर दिख रहा है ना? यस सर। तो ये 3 देखकर तो तुम क्या दोगे कि 3 इंटू 330 ओम होगा। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 4th बैंड होता है, 4th वाला, ये बैंड टॉलरेंस डिसाइड करता है। टॉलरेंस का मतलब है कि ये जो रजिस्टर बना है उस रजिस्टर में कुछ तो एरर के चांसेस होंगे। तो इस तरह से काउंट करने में, जैसे अभी कर रहे हैं कलर देख के, उस तरह से काउंट करने में एरर कितना है। तो जैसे अब मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका मतलब कोई ये नहीं है। तो जैसे सिल्वर है, अब टेबल देखना पड़ेगा कि सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस कितना होता है। तो सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस होता है 10% का। तो ये वाला डायग्राम, ये वाला इंफॉर्मेशन से हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये जो कोई भी रजिस्टर है वो है 330 ओम प्लस माइनस 10%, ऐसे है ना। सो 4th बैंड जो होता है ये टॉलरेंस बोलो या पॉसिबल एरर बोलो, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में 3 बैंड ही दिया हुआ है, मतलब आपको एरर सोचने की जरूरत नहीं है। ये 3 बैंड रेजिस्टेंस बताता है और 4th बैंड एरर बताता है। क्लियर है? यस यस सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको ABCD ऐसा रहे तो फॉर्मूला हो गया AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D, है ना। और 3 ही बैंड रहे तो D की जरूरत नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल है 4 बैंड रजिस्टर का। अब हर के क्रॉसपॉन्डिंग कितना परसेंटेज एरर है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर है? सर फॉर्मूला में D परसेंटेज लिखना है ना? क्या? हाँ, परसेंटेज में लिखना है। समझ आया? सर टेबल में किधर हाँ दिया सर। है? परसेंटेज एरर मतलब वो रेजिस्टेंस में ना। हाँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू में इतने के एरर होने के चांसेस हैं, इसका ये मतलब होता है। ओके सर बोलो। टेबल में किधर दिया है? अरे बेवकूफ को तुम, मतलब कितनी बार बोला तुम लोग, मतलब लगता ही नहीं है स्टूडेंट नाम का कोई चीज हो। मुझे क्या है, मैं तो 10 बैंड का भी मैं टेबल तुम्हें दे दूं, रट नहीं पाओगे उतना। तो मेरा ये कहना है कि ये एक टेबल रटो, ठीक है। एरर का टेबल रटने जाओगे तो कितना रटोगे, कोई मतलब नहीं है। तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो टेबल आपको दिया रहेगा कि ग्रीन कलर को कितना परसेंटेज एरर है, ब्लैक को कितना परसेंटेज एरर है, ये दिया रहेगा। चाहते हो मुझे देना तो मैं दे देता हूं, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। लेकिन मैं आपके मतलब इसको ये नहीं करना चाहता, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता इसके लिए।
लो दे देता हूं, कोई बात नहीं। अगर एरर वाले टेबल के साथ देखना चाहते हो, रटना चाहते हो, तो रट लो। ये रहा टेबल तुम्हारा, दिख रहा है टेबल एरर के साथ। तो इसको बोलते हैं 4 बैंड रजिस्टर। ठीक है, तो जो एरर वाला टॉलरेंस होता है जो मैंने लिखा है, मोस्टली मतलब आपके लिए तो 100% केसेस में यही 4 होंगे, गोल्ड, सिल्वर और कुछ नहीं तो 20%। तो गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% रख लो, और रखना चाहते हो पर्टिकुलरली तो ये रहा, ये जो टेबल है ये टॉलरेंस का टेबल है। ठीक है, यस सर। हाँ, बोर्ड Yes, के sir. लिए रटने की बात है, रट लो। इसको बोलते हैं 4 बैंड सर, रजिस्टर। जो फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें वो ब्लू ब्लैक येलो था, उसमें ए बी को 6 कंसिडर किया, हाँ, एंड 6 सेकंड वाले में ऑरेंज ऑरेंज और ब्राउन था, उसमें 33 मतलब 33 कंसिडर किया। हाँ, तो दोनों में मतलब वो मैच नहीं कर रहा है ना। हाँ, बॉब बोलो क्या है। सर मतलब वो जो पहले का था ब्लू ब्लैक येलो, वो 60 तो होना चाहिए ना, मतलब क्योंकि नीचे नहीं हम होना, लोग ने नहीं होता है ऐसा, होना चाहिए का बात कुछ नहीं है। बात है, ये लैंग्वेज है, आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है बताओ। सोहम। क्या? सोहम। सोहम, तो SHOAM सोहम लिखते हो। SOH है। चलो SOHAM सोहम लिखते हो, तुमने प्रोनाउंस किया। अब कोई लिखेगा SOHAAM, वो भी कहेगा सोहम है। तो इसका कोई रूल नहीं है ना, ये तो अपना अपना प्रोनाउंस करने का तरीका है कि आप कौन सा करते हो, फॉलो करते हो। तो पहले वाले में एक ए था और दूसरे वाले में 2 ए था। तो उसी तरह ये जो मेथड बनाया गया है, ये कहीं आसमान से नहीं टपका है, ये पढ़ने का तरीका है। जैसे सोहम नाम को पढ़ने का अलग अलग तरीका हो सकता है, मैंने 2 तरीका बताया है ना। हाँ, लेकिन अगर मुझे रूल बनाना है तो इन दोनों में से कोई एक ही तरीका फॉलो करेंगे। तो जो तरीका फॉलो होता है वो ये कि जो सेकेंड डिजिट है वो अगर 0 के अलावा कुछ है तो यूज करते हैं, नहीं तो नहीं यूज करते हैं, ये रूल है। ओके। ठीक है, सर बोलो। ऊपर स्क्रॉल करो ना। जब नीचे वाला टेबल दे दिया बेटा तो ऊपर वाला टेबल लिखने की जरूरत नहीं, नीचे वाला ही लिखो 4 बैंड का। ठीक है, सर
बोलो। सर ये एग्जांपल में ब्लू ब्लैक येलो वाले में अगर ब्लैक ब्लू येलो होता तो भी सेम ही होता सर। ब्लैक ब्लू, हाँ तो भी सेम होता। ओके सर। सर Sir, done. फोरबैंड वाले, सर फोरबैंड रजिस्टर वाले को थोड़ा जूम करोगे क्या? क्या? फोरबैंड रजिस्टर वाले टेबल को थोड़ा जूम करोगे? डन। सर लिख के वो तो लीव कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? लिख के हुआ तो लीव कर सकते हैं क्या? हाँ, लिख के हो गया तो लीव कर सकते हो। लिख के जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। सर बोलो। सर रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। सर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है ना इसमें, मतलब डेफिनेशन के अलावा। कुछ नहीं, रेजिस्टेंस अगर वैरी करे तो उसको रियोस्टैट कहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बताया आज, इसके बाद आप क्या कीजिए कि एक बार अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए और उसके पीछे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी लगेंगे आपको, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसके लिए वो नोट वोट लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय। सर बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।